ईयर 2006 के आसपास मेरे अंकल खुद का एक बिजनेस करते थे और जाहिर सी बात है उनके पास कुछ एम्प्लॉयज़ भी थे जो उनके लिए काम करते थे। एज अ रिज़ल्ट उनके पास फ्री टाइम भी रहता था और पैसे भी, जिसे उन्हें कहीं पर इन्वेस्ट करना था। सो थ्रू हिज फ्रेंड्स उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो कि एक सब ब्रोकर था और वो लोगों की डीमैट अकाउंट ओपन करने में हेल्प करता था और इसके बदले जितने भी लोग ट्रेडिंग करते थे तो उससे उस आदमी को फ़ायदा होता था। मतलब जितने भी लोगों ने उस आदमी के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन किया था, फिर वो लोग जितनी भी ट्रेडिंग करके ब्रोकरेज फ़ीस पे करते थे तो उससे उस आदमी को उस फीस का एक हिस्सा मिलता था। सो मेरे अंकल भी उस आदमी के क्लाइंट बन गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें पता नहीं था कि कौन से स्टॉक्स खरीदने और बेचने हैं, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में न्यू थे। और फिर उन्होंने अपने इस सब ब्रोकर फ्रेंड से टिप्स लेनी शुरू कर दी थी। उस टाइम पे फ्लैट 10 या 20 रुपीज़ वाला ब्रोकरेज सिस्टम नहीं था जो आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स में होता है। तभी ब्रोकरेज परसेंटेज बेसिस पे होती थी, जैसे आपके टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट की 1 या 2%। मतलब अगर आप एक बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हो तो आपको एक ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता था। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए हैं तो आपको 1000 रुपये एज अ ब्रोकरेज फीस देनी होगी। और कुछ दिनों बाद अगर आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाता है और आप 1,10,000 रुपये के स्टॉक्स बेचना चाहते हो तो उस पर भी आपको 1% का ब्रोकरेज फीस पे करना पड़ता था, जो 1100 रुपीज़ का होता है। मतलब एक ही बाय और सेल ट्रांजैक्शन में आपने ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ एज अ ब्रोकरेज फीस पे कर दिए। तो लोगों को इससे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी, क्योंकि अगर आप 8-9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो तो ये 2000 रुपये एक छोटी सी कीमत है। और क्योंकि उस टाइम पे मार्केट काफ़ी स्पीड में ऊपर जा रहा था, इसलिए धीरे धीरे करके मेरे अंकल ने भी बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करना शुरू कर दिया और उनको अच्छा प्रॉफिट मिल भी रहा था। लेकिन फिर आया 2007 की एंड में एक मार्केट क्रैश, और इस क्रैश में सभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ। मेरे अंकल ने भी अच्छे खासे पैसे लूज़ किए और उस लॉस की वजह से उन्होंने हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट क्विट कर दिया। अब दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है जो हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होती है, और आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने भी ये स्टोरी सुनी या खुद देखी हुई है कि कैसे लोगों ने अपनी काफ़ी सारी सेविंग स्टॉक मार्केट में लूज़ की। और इसी वजह से हमें हमारे पेरेंट्स या घर के बड़े हमें स्टॉक मार्केट से दूर रहने को कहते हैं। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, आप इसमें हमेशा पैसा लूज़ ही करते हो। तो इसलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए हमें नॉलेज, पेशेंस, पैसा तो चाहिए ही होता है, लेकिन ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक राइट एटीट्यूड और एक राइट गाइडेंस चाहिए होता है, जो आज आपको इस वीडियो से मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको राइट एटीट्यूड पहले ही मिल गया होगा कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पर एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से क्रिएट कर सकते हैं, और ट्रेडिंग से भी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और एक्सपीरियंस लगता है जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि आपको अपना पहला स्टॉक्स कैसे खरीदना चाहिए और उसकी आपको रिसर्च कैसे करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काश मुझे कुछ साल पहले पता होती तो उससे मेरी जर्नी काफ़ी आसान हो जाती। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है और इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो दोस्तों जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक व्हीकल की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह आपको अपने पैसों को बैंक अकाउंट से स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट या स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। आजकल आप डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हो। मार्केट में आजकल कई सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो काफ़ी कम फीस लेकर डीमैट अकाउंट ओपन कर देते हैं। सो एज अ बिगिनर आपको ये सब ब्रोकर चूज़ करो जो पुराना और काफ़ी कम फीस लेता हो, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग। इनमें कोई भी ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, और क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं तो इसमें स्टॉक्स बाई करने के टाइम कोई भी फ़ीस नहीं लगती। सिर्फ सेल करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये फ़ीस पे करनी होती है। तो बेसिकली आपको इन ब्रोकर्स के साथ ब्रोकरेज फ़ीस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको ज़्यादा टाइम और फोकस स्टॉक सिलेक्शन और रिसर्च पे लगाना चाहिए, ना कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है इस बात पे। मेरे खुद का अकाउंट ग्रो और ज़ीरोधा के साथ है और आप भी इनके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को फ्यूचर प्लान के साथ अलाइन करना है। मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट बनना चाहते हो। क्योंकि आप मुझे खुद बताओ कि ऐसी स्टोरीज़ की लोग हमेशा स्टॉक मार्केट से लॉस लेते रहते हैं, ये इतनी कॉमन क्यों है? क्योंकि आधे लोग स्टॉक मार्केट से बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। उन्हें अपने दोस्तों या सोशल मीडिया से ये सुनने मिलता है कि देखो आज मैंने एक ही दिन में इतने लाखों रुपए कमा लिए, आप लोग भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ऐसी हॉट टिप्स फॉलो करने वाले लोग जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में स्टॉक मार्केट से जल्दी गिव अप कर देते हैं और इस स्टॉक मार्केट के पूरे पोटेंशियल को डिस्कवर ही नहीं कर पाते। और बाकी के लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं,
जिस तरह लोग गैम्बलिंग करते हैं। तो इसलिए आप अपने आप से सवाल पूछो कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए आना है या आपको 21 दिन में पैसा डबल करने हैं या आपको अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्रिपेयर करना है। अब दोस्तों, अगर आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ करनी है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उसके लिए मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। एक अकाउंट से आप लार्ज कैप के सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनमें मेजॉरिटी कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स होने चाहिए। दूसरे अकाउंट से आप स्मॉल कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनमें आपको रेगुलरली नज़र रखनी होगी। और तीसरे अकाउंट से आप एक छोटे से अमाउंट से ट्रेडिंग जैसी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपको मार्केट की बारीकी सीखने को मिलेगी। तो ये सब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, जिसके बाद हम कंपनीज की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि गूगल मैप में आपको सबसे पहले एक डेस्टिनेशन एंटर करना होता है कि आपको कहाँ जाना है, तभी आपको वहाँ का रास्ता दिखता है। और अगर आपके पास कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है तो आप रास्ता कैसे डिसाइड करोगे। इसलिए अगर आप लेटर टीनेज में हो और आपको आपके आने वाले कुछ सालों में पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको बस अपनी सेविंग्स को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना है जिससे आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो एज ए बिगिनर, अगर आपको किसी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट या कहीं से टेक इंडस्ट्री या हैवी मेटल इंडस्ट्री की टिप मिलती है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो वैसे स्टॉक्स को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में ना तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता होता है, ना स्टॉक के बारे में, और ना ही उस इंडस्ट्री के बारे में। तो वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अपना पीस खो दोगे, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट मिल भी गया तो भी आप उसे ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यूसली नहीं कमा पाओगे। आप उस टिप देने वाले एक्सपर्ट पे डिपेंड रहोगे, और अगर आपका लॉस होता है तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए आपको हमेशा अपनी खुद की रिसर्च से स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। अब दोस्तों, हम ये बात अगर 10-20 साल पहले कर रहे होते तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स, फाइनेंशियल मैगजीन्स, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़कर एनालिसिस करना होता, जिसके लिए आपको ब्रोकर के ऑफिस या कंपनी के ऑफिस जाना पड़ता। लेकिन आपको अब इतनी सारी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इंटरनेट पर घर में रह करके मिनटों में कंपनी का सारा डेटा काफ़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक स्टॉक स्क्रीनर पर जाएंगे जो कि है tickertape.in। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरुआत में दोस्तों, हमें किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले एक इंडस्ट्री को पिक करना होता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में कंपनी ढूंढने लग जाओ तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 4500 कंपनीज़ हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक सेक्टर को पिक करेंगे। वो सेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में हमें पहले से ही नॉलेज हो, क्योंकि बहुत सारे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स भी यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको हिडन स्टॉक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पीटर लिंच भी यही कहते हैं कि नॉर्मल लोगों के पास स्टॉक मार्केट के एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स के मुकाबले एक पावरफुल एडवांटेज होता है कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स रोज़ अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और उनको इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज होती है। तो यहाँ सबसे पहले ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आता है जिसमें ये सब कंपनीज होती है। अब इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट सेल करती हैं जिसकी हमें एकदम ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे कार्स, मोटरसाइकिल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स और फैशन वाली कंपनीज। तो इस इंडस्ट्री की खास बात ये है कि जब भी इकोनॉमी बुरे टाइम से गुजर रही होती है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है। काफ़ी बार इनकी बहुत बड़े बड़े लॉस देखने को मिलते हैं। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे होटल एंड ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई थी, तो ऐसे टाइम पे आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अच्छी बात ये है कि जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है, जैसे ऑन एन एवरेज 10 साल के पीरियड में, तो 2-3 साल बैड ईयर्स होते हैं, तो 5-6 साल गुड ईयर्स भी होते हैं। और ये कंपनीज वो टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ग्रो करती हैं और इनका स्टॉक प्राइस बहुत ही स्पीड में ग्रो होता है। फिर इसके बाद दूसरा सेक्टर है टेलीकॉम, जो ऑलमोस्ट पूरा डिक्लाइनिंग फेज में है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से ये पूरी इंडस्ट्री एक डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रही है और इनमें से बहुत सारी कंपनीज बंद हो सकती हैं। जैसे पब्लिशिंग इंडस्ट्री में आप देखोगे ये सब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की कंपनी है, लेकिन आजकल लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे और टीवी चैनल्स को भी लॉस हो रहे हैं, क्योंकि आजकल हम टीवी कम देखते हैं और मोबाइल पे, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस सेक्टर को हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यूएस की कंपनीज जैसे फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सब इन कंपनीज का बिजनेस ले रही हैं। फिर तीसरा सेक्टर है कंज्यूमर स्टेपल्स का, यानी बेसिक नेसेसिटीज़ के प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी। तो यहाँ पे हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के पास एडवांटेज होता है, क्योंकि अब इन कंपनीज़ के आप नाम देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डाबर, नेस्ले, ये सब कंपनीज़ के नाम आपने काफ़ी बार सुने होंगे और शायद आज ही आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ भी किया होगा। तो इसलिए आप ऐसी कोई कंपनी चूज़ करो जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हो। तो यहाँ पे मैं रेंडमली एक कंपनी जैसे मारिको को पिक कर लेता हूँ, और इस वीडियो के जरिए मैं कोई स्टॉक या इन्वेस्टिंग की टिप नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अब दोस्तों, ये कंपनी का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स का नाम आपने पक्का सुना होगा, जैसे पैराशूट हेयर ऑयल, लिवॉन हेयर सीरम
एंड सफोला एडिबल ऑयल। अब इस कंपनी ने 2000 से लेकर अभी तक 12,000% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने 2000 में इस कंपनी में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की तारीख में आपके पास 1.3 करोड़ रुपीज़ होते। और ये सिर्फ कैपिटल ग्रोथ है, आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डिविडेंड भी मिलता। तो अगर हम इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 2% का है। तो 1.2 करोड़ का अगर आपको 2% का डिविडेंड मिलता है तो ये 2.4 लाख रुपीज़ का डिविडेंड हुआ। तो जिस तरह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वालों को रेंटल इनकम मिलती है, वैसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वालों को डिविडेंड इनकम मिलती है। तो दोस्तों आप खुद ही देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको कोई हिडन स्टॉक या हाईटेक स्टॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट वैसा करने से आप और ज़्यादा रिस्क लेते हो, क्योंकि अगर आप ये पैराशूट ऑयल यूज़ करना बंद कर दोगे तो सबसे पहले आपको ही इसके बारे में खुद पता चल जाएगा एज अ कस्टमर। जब आप डीमार्ट में जाओगे या शॉपिंग करने जाओगे तो दुकानदार आपको पहले ही बोल देगा कि आजकल मार्केट में नया ऑयल आया है, आपको इसे यूज़ करके देखना चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा। तो फिर उसके बाद आप वो दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करोगे, आप उसकी रिसर्च कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल ये कंपनी हेयर ऑयल सेक्टर में डोमिनेट कर रही है। तो इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम इसके फाइनेंशियल डेटा को समझें। इसके लिए आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से लॉजिक के साथ आपको इसके नंबर्स को एनालाइज करना है। तो अब तक हम इसका मार्केट प्राइस देख रहे थे, लेकिन अब हम इसके नंबर्स को देखेंगे, जिसकी वजह से वो स्टॉक का प्राइस एक्चुअल में ग्रो होता है। तो अगर हम इस फाइनेंशियल्स के सेक्शन में जाएं तो आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड ईयर बाय ईयर डेटा दिखेगा। तो इस कंपनी का रेवेन्यू यानी सेल्स 2013 में 4000 करोड़ के आसपास का था और वहाँ से ये कंटिन्यूसली ग्रो होते हुए पिछले साल ये रेवेन्यू 10,000 करोड़ के ऊपर था। और इस तरह इनकी इनकम भी 2013 में 395 करोड़ से ग्रो होके अब ये 1200 करोड़ के ऊपर हो चुका है। और तो और इनका रेवेन्यू पिछले 5 सालों में 12% की रेट से ग्रो हुआ है, जबकि इंडस्ट्री 7% की रेट से ग्रो हुई है। तो ये बहुत ही अच्छे सिग्नल हैं। फिर इनका मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 16% से ग्रो होकर 23% हो चुका है। मतलब इंडस्ट्री में जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 23% हिस्सा मारिको का है, और ये भी एक बहुत ही अच्छी सिग्नल है। फिर इनका नेट प्रॉफिट भी इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो हो रहा है। फिर अगर हम इस होल्डिंग्स के सेक्शन में जाएं तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी के प्रोमोटर्स यानी कंपनी के मालिक 59% इस कंपनी को ओन करते हैं, और ये भी एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। और अगर हम इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो ये 14% का है। तो यूजुअली जब कंपनी ज़्यादा लोन ले लेती हैं तो उनके बैंकरप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाए ना कमाए उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए किसी कंपनी का अगर 33% से ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो होता है तो वो एक बुरा सिग्नल होता है। लेकिन यहाँ पे इनका डेट कंट्रोल में है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनके बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है। सो एज अ बिगनर इन्वेस्टर आपको इन सब डेटा पे फोकस करना चाहिए, ना कि स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग रोज़ सुबह 9 बजे उठकर अपने ब्रोकिंग ऐप पे लॉगिन करके सिर्फ ये देखते हैं कि उनका स्टॉक प्राइस कितना ऊपर गया और उनका पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हुई। लेकिन वो सब ट्रैक करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि एक्चुअल में आपको ये कंपनी की अर्निंग्स, उनके मार्केट शेयर, उसके कॉम्पिटिटर्स की अर्निंग को ट्रैक करना चाहिए कि कौन ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस एकदम रैंडमली फ्लक्चुएट होते हैं। कभी अच्छी न्यूज़ आती है तो वो 2 से 4% ऊपर चला जाएगा, कभी बैड न्यूज़ आएगी तो वो नीचे चला जाएगा। लेकिन ये कंपनी की अर्निंग्स फंडामेंटल फैक्टर्स पे होती है, जो किसी के इमोशन से नहीं बल्कि कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे होती है। तो इसलिए शेयर प्राइस को आप एक कंपनी की शैडो की तरह समझ लो। शैडो हमेशा एक मेन ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, और इसी तरह शेयर प्राइस एक कंपनी की अर्निंग्स को फॉलो करता है। अगर अर्निंग्स ग्रो होती है तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपने पैसे का कितना हिस्सा एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें और कितने स्टॉक्स का हमें एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एज अ बिगनर आप अपना फोकस सिर्फ वेल्थ बिल्डिंग की तरफ रखो, कि आपको अपने शुरू के 10 से 20 हज़ार रुपये एक साथ 8 से 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचो, जितने भी बिजनेसमैन अमीर होते हैं तो वो हमेशा एक बिजनेस से ही अमीर होते हैं। फिर वो काफ़ी साल बाद दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई करते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट होती है लेकिन ज़्यादा स्पीड में ग्रो नहीं होती। कॉन्सेंट्रेशन करने से यानी एकदम कम कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपकी वेल्थ स्पीड में ग्रो होती है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजी में रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन उसी रिस्क को आप अपनी नॉलेज से कम कर सकते हो। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो स्टार्टिंग की 1-2 साल आप मैक्सिमम 3 से 5 कंपनी में पूरी तरह से रिसर्च करके इन्वेस्ट करो। उसके साथ में आप अपने इन्वेस्टमेंट के गेम को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहो। जैसे आप अपनी कंपनी की हिस्ट्री पढ़ो, अगर आपकी कंपनी कोई न्यूज़ में आती है तो उसे फॉलो करो, आपकी कंपनी के नए नए कैंपेन्स या प्रोडक्ट लॉन्चेस पे नज़र रखो, फिर आपकी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो।
क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो सिंपल इंग्लिश में लिखे जाते हैं, जिसमें मैनेजमेंट हम शेयर होल्डर से बात करने की कोशिश करती है। वो हमें बताती है कि वो अगले कुछ सालों में कंपनी को कहाँ देख रहे हैं। तो इसलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप चाहे कितना भी वीडियोस देख लो, किताबें पढ़ लो या किसी भी हॉट मल्टी बैगर स्टॉक्स की टिप ले लो, लेकिन किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की एक ही पहचान होती है कि वो तब ग्रीडी होता है जब पूरी दुनिया फियरफुल होती है, और जब पूरी दुनिया और नए नए इन्वेस्टर्स ग्रीडी होते हैं तब वो चुपचाप फियरफुल होके नेक्स्ट मार्केट करेक्शन का वेट करता है और कैश जमा करता है। तो ऐसी अच्छी रिसर्च करके आप अपनी कंपनी को अच्छे से बाहर और अंदर से पहचान लोगे और आपका अपनी स्टॉक मार्केट की नॉलेज में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। तो इसलिए आप स्टॉक प्राइस पे नहीं और पैसों पे भी नहीं, बल्कि अच्छी रिसर्च और नॉलेज पे फोकस करो। पैसा आपको फॉलो करेगा, और तब आप एक स्टॉक ट्रेडर की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन और एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह सोचोगे, और फिर मार्केट के डेली फ्लक्चुएशन से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको और खुशी मिलेगी कि आपको आपकी फेवरेट कंपनी अच्छे प्राइस पे बाय करने को मिल रही है, और फिर ऑटोमेटिकली आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।